हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ हैं अश्मित। कंप्लीट सेट की प्रैक्टिस आज फिर से होने वाली है। अ, तो आइए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन पहला आपने देख ही लिया होगा अश्मित, आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको preposition चूज करना है। करेक्ट preposition कौन सा होना चाहिए? शी इज गोइंग डैश अ वेकेशन नेक्स्ट वीक। वैसे मैं आपको बता दूं 35 क्वेश्चंस हैं टोटल। ईच क्वेश्चन विल गिव यू +5। ईच रॉन्ग आंसर विल गिव यू -5, सॉरी -1। तो देखते हैं आज का स्कोर आपका कितना होता है। लास्ट टाइम यू स्कोर्ड 110, आज का स्कोर कितना होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आइए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन देख लिया आपने। Going in a vacation, on a vacation, at a vacation, for a vacation. ऑप्शन बी ऑन अ वेकेशन। On a vacation. लेकिन for a vacation भी तो लोग बोलते हैं। नहीं होगा फॉर। ओके, फॉर एक्सेप्टेबल है स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन जब आप रिटन इंग्लिश की या फिर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पर आपसे फॉर्मल इंग्लिश के बारे में ही पूछा जाता है और वहां पर ऑन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस जिसके साथ आपने कहा कि नहीं फॉर नहीं होगा। तो वेकेशन के केस में आपको हमेशा ऑन का इस्तेमाल करना होगा। देखिए यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वेकेशन कभी भी एक दिन का नहीं होता है। तो ऐसे में जो क्योंकि एक विंडो बन गया, एक ड्यूरेशन का विंडो बन गया, तो लोगों को लगेगा कि अच्छा एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, जैसे इन अ मंथ होता है तो इन अ वेकेशन कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेकेशन के साथ आपको हमेशा ऑन का इस्तेमाल करना होता है। सो यू गॉट अ +5। अगला सवाल देखते हैं। आपको करेक्ट टेंस फॉर्म, करेक्ट वर्ब टेंस इस्तेमाल करना है और ये दोनों ही ब्लैंक स्पेसेस के लिए होना चाहिए। सो बाय द टाइम शी डैश होम हर पेरेंट्स डैश अराइव्ड, लेफ्ट, arrives, left, arrives, have left, or arrived, had left. जब तक वो वहां पहुंची उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, वो जा चुके थे। ये है इस पूरे सेंटेंस का मतलब। बताइए। ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। देखिए अश्वित की तरफ बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। यहाँ चैलेंज ये है कि आपको एक सवाल पूछना है। जो भी आपके सामने स्टेटमेंट आया हुआ है उससे ये सवाल पूछना है, और ये मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं जब भी पास्ट परफेक्ट को यूज करने की बात आती है, तो कि अगर दो एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में तो क्या दोनों पैरेलली हो रहे हैं, एक ही टाइम पर दोनों एक्शंस हो रहे हैं, या फिर एक एक्शन पहले हो गया था उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। अगर आपका आंसर है कि पहले एक एक्शन हो गया था उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, जैसे इस एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये वाला सेंटेंस देखूं, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब तक वो वहां पहुंची उसके पेरेंट्स जा चुके थे। तो यहाँ पर पेरेंट्स के जाने का काम पहले हो गया था, इस वजह से उसके साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो पहला तो आपको यहाँ पर अराइव्ड सही है, लेकिन जो सेकंड है, सेकंड क्लॉज है, वहां पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए था। इसी वजह वजह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि पास्ट परफेक्ट को लेकर लोग इतने कंफ्यूज होते हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहाँ तक कि आपके पिछले साल के सीयूईटी के पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ये आना ही आना है, ऐसा बिल्कुल सोच के रखिए। तो आपको पास्ट परफेक्ट पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा हमेशा कि एक्शन कौन सा पहले हुआ, और अगर दो एक्शंस साथ में हुए तो क्या दोनों साथ में हो रहे थे। तो याद रहेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। शी इज बीन पुलिंग माई डैश ऑल डे, शी इज बीन पुलिंग माई लेग, पुलिंग माई हेयर, पुलिंग माई फिंगर, पुलिंग माई आर्म। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और हिंदी में भी अच्छी बात यह है कि हिंदी में भी उसको एज इट इज इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई बी। ऑप्शन बी। हाँ। ओके, देखिए इडियम होता है, हिंदी में भी बोलते हैं ना। अगर कोई आपको चिढ़ा रहा होता है किसी चीज को लेकर तो आप क्या कहते हैं? वो मेरी टांग खींच रहा था, राइट? तो इंग्लिश में भी ये एक्सप्रेशन एज इट इज होता है,
पुलिंग समवन्स लेग मींस किसी को टीज करना, किसी को चिढ़ाना, किसी को छेड़ना। तो यहाँ पर पुलिंग माई लेग होगा। कहने का मतलब ये है कि शी इज बीन पुलिंग माई लेग ऑल डे, मतलब वो पूरा दिन मेरी खिंचाई करती रही या फिर मुझे परेशान करती रही, मुझे छेड़ती रही। तो ये है यहाँ पे स्टेटमेंट। तो ऑप्शन क्वेश्चन 3 में फिर से एक -1 आ गया। आइए देखते हैं अगला सवाल। फास्टिडियस का आपको सिनोनिम ढूंढना है। meticulous, careless, haphazard, hasty. Fastidious is the word और इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इट इज। कैसे पहुंचे ऑप्शन ए तक? मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, वही याद नहीं आ रहा था। ओके, देखिए फास्टिडियस और मेटिकुलस एक सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं। और यहाँ पर देखिए, जब अगर आपको मीनिंग्स ना भी याद हो तो हमेशा आप ये ध्यान करने की कोशिश कीजिए कि आप क्या बाकी ऑप्शंस को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हेस्टी मतलब कोई जल्दबाजी में किया हुआ काम। हैपहैजर्ड सिमिलर मीनिंग। और केयरलेस, तो ये तीनों काफी हद तक एक जैसे लग रहे हैं। तो इस वजह से मेटिकुलस वैसे भी यहाँ पर आउट हो जाता है, बाकी तीनों से ये मैच नहीं करता। तो ये फास्टिडियस का एक ही सिनोनिम यहाँ पर है, इस वजह से मेटिकुलस वुड बी द राइट आंसर। +5 और ये मैंने कर दिया है मार्क। आइए देखते हैं अगला सवाल। He dash French for 5 years before he moved to France. उसने फ्रेंच भाषा 5 सालों तक सीखी और उसके बाद अपने वो फ्रांस चला गया। तो मतलब पहले सीखने का काम हुआ और उसके बाद वो फ्रांस मूव हुआ। तो बताइए। 3 ही ऑप्शन है इसमें। नहीं, 4 ऑप्शंस हैं। He was studying French, he has been studying French, he had studied French, and he will have studied French. ऑप्शन बी, he has been studying for 5 years before. ओके, एक हिंट दे देता हूँ, ये आंसर करेक्ट नहीं है। हालांकि आप जो जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो डायरेक्शन सही है, लेकिन आपको जब 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं तो उन्हीं 4 में से आपको बेस्ट पिक करना है। और ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी पास्ट और प्रेजेंट एक साथ एक सेंटेंस में नहीं आएंगे। तो अगर हमें ये पता है कि पास्ट और प्रेजेंट एक साथ नहीं आ सकते, तो मैं पहले ये नहीं कह सकता ही हैज बीन स्टडीइंग फ्रेंच फॉर 5 इयर्स बिफोर ही मूव टू फ्रांस। मतलब फ्रांस जाने का काम बाद में हुआ, फ्रेंच सीखने का काम 5 सालों तक पहले हुआ। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए was. ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। पैटर्न सेम था। आपको फिर से ये ध्यान रखना था कि एक काम पहले हुआ और उसके बाद दूसरा काम हुआ। देखिए, आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे थे वो डायरेक्शन सही था। मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन होता, ही हैड बीन स्टडीइंग फ्रेंच फॉर 5 इयर्स, क्योंकि ये एक लंबे टाइम तक एक काम चला, तो ऐसे में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन होता। लेकिन वो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर आपके पास कोई एक ऑप्शन नहीं आता है तो आप उसका ऑल्टरनेटिव कभी भी कोई दूसरा टेंस रैंडमली पिक करके नहीं कर सकते हैं, या फिर पास्ट से प्रेजेंट में जंप करके नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको शुरुआत में लगा कि एक काम पहले काफी लंबे टाइम तक हुआ है तो उस वजह से मुझे एक परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का टेंस इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंट तो आउट ऑफ द पिक्चर है, राइट? तो इस वजह हाँ। से तो इस वजह से हैज बीन स्टडीइंग गलत है। वाज स्टडीइंग एक सर्टेन टाइम, जब स्पीकर ने वो एक्शन होता हुआ देखा तब वो हो रहा था। लेकिन 5 सालों तक अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वहां पर कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल continuous, I'm not talking about perfect continuous. तो perfect continuous obviously would have been a much better option, much sensible option here, लेकिन वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें सेटल करना पड़ेगा past perfect के साथ। यहाँ पर ऑप्शन सी would be
the most appropriate choice here. आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रेपोजिशन फिर से चूज करना है। शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश। वो स्पेनिश सीखने में इंटरेस्टेड है, उसकी रुचि है, उसकी दिलचस्पी है। इन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इट इज। इंटरेस्ट के साथ आप हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं, सही है ये। फिर आता है, आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं और उसमें से आपको पता करना है कि सही कौन सा है। इन चारों में से एक से ज्यादा ऑप्शन सही नहीं है, वैसे मैं पहले ही बता दूं आपको। द बुक ऑन द शेल्फ आर माइन, द बुक्स ऑन द शेल्फ इज माइन, द बुक ऑन द शेल्फ्स इज माइन एंड द बुक्स ऑन द शेल्फ्स आर माइन। वैसे शेल्फ का प्लूरल शेल्फ्स होता है, ये तो आपको पता होगा। ऑप्शन सी। ओके, एक ही किताब है, वो कितन, और ये अभी मैंने आपको बताया शेल्फ का प्लूरल शेल्व्स होता है, शेल्फ्स नहीं। ओ, तो उस वजह से भी, और एक ही किताब मल्टीपल, अगर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि चलो ठीक है वो भी एक्सेप्टेबल है, तो भी एक ही किताब, क्योंकि एक खास किताब की बात हो रही है ऑप्शन सी में, राइट? हाँ तो वो मल्टीपल शेल्फ्स पे कैसे हो सकती है? वो किसी एक ही शेल्फ पे होगी ना फिर। हाँ, ऑप्शन इसके हिसाब से तो ऑप्शन ए। द बुक ऑन द शेल्फ आर माइन, कितनी किताबों की बात हो रही है? सॉरी, द बुक ऑन द शेल्फ आर माइन। ऑप्शन ए। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, कितनी किताबों की बात हो रही है वहां पर? एक किताब। तो एक किताब के साथ आप आर का इस्तेमाल क्यों करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो बेसिक रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका सिंगुलर वर्ब आना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। द बुक सिंगुलर है और वर्ब आपका आर प्लूरल है, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द बुक्स ऑन द शेल्व्स। एक किताब नहीं, बहुत सारी किताबें हैं जो शेल्व्स पे रखी हुई हैं, वो मेरी हैं। तो एक किताब की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी किताबों की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ मैंने बता दिया शेल्फ्स की वजह से ये इनकरेक्ट है। और द बुक ऑन द शेल्फ, द बुक ऑन द शेल्फ इज माइन, तो बहुत सारी किताबों के साथ फिर से इज कोई सेंस नहीं बनाता है। एसबीए का रूल ये नहीं फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन 1 और 2, सॉरी ऑप्शन ए और बी गलत है, क्योंकि वो एसबीए रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं। ऑप्शन 3 में शेल्फ्स आ गया, तो वो इनकरेक्ट बना रहा है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट चॉइस होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। She tried to dash her fear during the presentation. Keep her fear up during the presentation, keep her fear on during the presentation, keep her fear down the presentation, and keep her fear low during the presentation. ये phrasal verb है। Keep up, keep on, keep down, keep low. ऑप्शन सी डी में मुझे लग रहा है। ऑप्शन सी इट इज। उसने अपना जो आत्मविश्वास है प्रेजेंटेशन के दौरान, उसको कंटिन्यू करना सोचा। अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस होता, शी ट्राइड टू डैश हर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, सो कीप अप वहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, लेकिन यहाँ पर फियर की बात हो रही है, तो कीप अप का मतलब होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू करना। और कीप ऑन सॉरी, मतलब कीप ऑन का मतलब होता है बेहतर करते जाना। एग्जैक्टली। कीप डाउन का मतलब होता है, जैसा आपने भी सही यहाँ पर गेस किया था, किसी भी चीज को कम करना, और या फिर कम करने की कोशिश करना। और कीप लो का मतलब होता है आप एक हाउ डू आई पुट दैट अक्रॉस, मान लीजिए एक बहुत ही साधारण, कोई बहुत अमीर आदमी है लेकिन वो बहुत ही साधारण जीवन जीता है, तो उस केस में आप उसे बोलेंगे कीपिंग लो। छुपने की एक बात होती है, तब भी आप कीप लो का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रेजल वर्ब वहां से आया है जहां पर कि लोग पहले जब मान लीजिए कभी फॉरेस्ट में होते थे या कहीं पर भी होते थे और बुशेस में अपना सर नीचे करके रखने की कोशिश करते थे, जिससे कि जो
हंटर एनिमल्स होते थे वो उनको देख ना ले, तो इस वजह से कीप लो वहां से डिराइव हुआ है और इसका इस्तेमाल होता है किसी भी चीज से बच के निकलना या फिर छुपना या लो प्रोफाइल रखना। मॉडर्न डे में लो प्रोफाइल रखना भी आप कीप लो के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, आपको मिला है +5। नाइन्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। डिस्पाइट द बैड वेदर, आपको एरर ढूंढना है यहाँ पर। द टीम प्लेज गुड टुडे, बहुत बुरा मौसम था लेकिन फिर भी जो टीम थी उसने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। ये हो गया इसका मतलब। अब कहाँ आता है आपके हिसाब से, कहाँ है चैलेंज? नो एरर का स्कोप नहीं है क्योंकि आपको ये तो पता है कि नो एरर का ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको इन चारों में से ही पिक करना है। तो नो एरर पे भी नहीं जा सकते, तो एरर तो है बस। और आप क्रिकेट काफी फॉलो करते हैं, तो क्रिकेट में तो काफी इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज होते रहते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इट इज। लेकिन ऑप्शन सी क्यों होगा, आप थोड़ा सा लॉजिक भी बताइए मुझे। मुझे जैसे ये सेंटेंस है, मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ऑप्शन सी होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पर द टीम प्लेड प्ले। प्लेड गुड टुडे, अगर यहाँ पर प्लेड होता तो ये सही आंसर होता। देखिए इस तरह का जब भी एनालिसिस होता है या फिर कमेंट किया जाता है कि टीम ने अच्छा खेला बुरा खेला, तो वो मैच खत्म होने के बाद होता है। चाहे टीम के अच्छे प्रदर्शन की बात हो या फिर बुरे प्रदर्शन की बात हो, वो सारी चीजें मैच में बाद में, मैच के बाद ऐसा डिस्कशन हुआ करता है। तो इस वजह से वो हमेशा पास्ट टेंस में, और यहाँ टुडे देखकर ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको लगेगा टुडे है तो हमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, तो नो एरर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप मान लीजिए कोई भी दो टीम खेल रही है और आखिरी बॉल पे जितने रन की जरूरत है उतना रन जैसे ही स्कोर कर दिया जाता है जो टीम खेल रही होती है उसके द्वारा, तो आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलता है टीम, लेट्स से टीम इंडिया विंस टुडे, टीम इंडिया वन बाय दोज मेनी विकेट्स, राइट? या फिर टीम इंडिया वन बाय दोज मेनी रन्स, तो इमीडिएटली वो पास्ट हो जाता है। जैसे ही वो खेल खत्म हुआ तो इमीडिएटली उसके बाद सारी चीजें जो उस मैच के बारे में डिस्कशन होगी वो पास्ट में चला जाता है, और इस वजह से यहाँ पर ये पास्ट में होना चाहिए था। इस वजह से एरर पार्ट सी में है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। नोबडी बिलीव्ड दैट पर्सन। नोबडी आ गया है, इसके साथ क्या इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट, आपको वो ध्यान देना है। आपके पास ऑप्शंस हैं डिड ही, डिड दे, डिड समबडी, डिड नोबडी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये भी सही आंसर है आपका। जब कभी भी नोबडी या फिर इन्फिनेटिव प्रोनाउंस आते हैं तो उनके साथ जब टैग आपको लगाना हो तो वो हमेशा दे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वो नॉन लिविंग थिंग्स के बात की बात होती है, जैसे नथिंग या फिर समथिंग, तो इनके केसेस में आप इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर था। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Pooja is feeling dash today. That's why she didn't go to office. Pooja is feeling under the weather, under the bus, under the blue, under the cloud. तो बताइए, ये इडियम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार। ऑप्शन बी है क्या, अंडर द क्लाउड? अंडर द क्लाउड, हाँ। ओके, याद करने की कोशिश करिए। देखिए मौसम की वजह से जब तबीयत खराब होने की बात होती है तो उस केस में आप अंडर द वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर नॉट होगा। फीलिंग गुड। नॉट फीलिंग गुड अंडर द वेदर के लिए इस्तेमाल होता है। अंडर द बस, थ्रोइंग समवन अंडर द बस, ये तब इस्तेमाल होता है और ये अंडर द बस खाली नहीं होता है, थ्रोइंग समवन अंडर द बस।
ये पूरा इडियम होता है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने बेनिफिट के लिए किसी और को फंसा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आपने ये काम क्यों किया, आपको स्कूल में बुलाया गया, आपके प्रिंसिपल ने बुलाया और बोला कि बॉस आपने कुछ गलत किया है, आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो आप बोलोगे मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 5 और दोस्त थे मेरे। तो वो हो हाँ, जाता है थ्रोइंग समवन अंडर द बस। या फिर ओके, मैंने नहीं करा, इन 5 लोगों ने करा है, तो वो भी थ्रोइंग समवन अंडर द बस की कैटेगरी में आता है। अंडर द ब्लू और अंडर द क्लाउड कुछ होते ही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल इडियम्स नहीं है। लेकिन फीलिंग ब्लू का मतलब भी होता है कि मतलब अच्छा महसूस नहीं करना। ब्लू कलर को हमेशा एक नेगेटिव सेंस में एक्सेप्ट किया जाता है, जब कभी भी आप इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। तो आई एम फीलिंग ब्लू मतलब मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो यहाँ पर अंडर द ब्लू नहीं होता, फीलिंग ब्लू होता है। ठीक है, और अंडर द क्लाउड तो कुछ होता ही नहीं। क्लाउड, ओ, ओके, अब आपको परप्लेक्स्ड का सिनोनिम ढूंढना है। पजल्ड, सैटिस्फाइड, एंथुसियास्टिक, शुगर कोटेड। अब यहाँ पर लास्ट टाइम वाला आपका गेम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप चारों ही ऑप्शंस को देखेंगे, चारों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। चारों का मीनिंग कुछ मिलता जुलता नहीं है, जहां पर कि आप 3 को आउट कर पाए, क्योंकि वो सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर साउंडिंग है। तो आपको ये तो याद रहेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, पजल्ड, पजल, पजल, ऑप्शन ए, satisfied, enthusiastic, sugar coated. ऑप्शन ए, Option A. Option A it is. Puzzled का मतलब भी कंफ्यूज होना होता है, और perplex का मतलब भी होता है हाईली कंफ्यूज होना। Satisfied संतुष्ट, enthusiastic एनर्जेटिक किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति होना, शुगर कोटेड कोई भी चीज अगर बुरी है तो उसको आप थोड़ा सा शुगर कोट करके प्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको मीठा बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप शुगर कोटेड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि आई जस्ट वांटेड टू साउंड नाइस, दैट्स व्हाई माय वर्ड्स वर शुगर कोटेड, अदरवाइज आई हेट दैट इंडिविजुअल। तो आप ये कहना चाहते हो कि वैसे तो मैं उस इंसान से नफरत करता हूं, लेकिन मैं बस पोलाइट साउंड करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से मेरे जो शब्द थे वो शुगर कोट किए हुए थे। तो इस तरह से शुगर कोट वर्ड का इस्तेमाल होता है। देखते हैं अगला सवाल। आपको फिर से एरर ढूंढना है। 5,000 रुपीज आर टू मच फॉर दिस प्रोडक्ट। 5,000 रुपए इस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा है। तो बताइए क्या है एरर। और नो एरर का भी ऑप्शन है, इन केस यू फील कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नो एरर भी चूज कर सकते हैं। हाँ, 5,000 rupees are too much for this product. आर, एक सेकंड, Okay, आर टू मच, ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है ऑप्शन बी? वैसे सही आंसर है, लेकिन क्यों लग रहा है ऑप्शन बी? और टी डबल ओ की वजह से। टू मच बहुत ज्यादा, और उस सेंस में यहाँ पर टू का इस्तेमाल सही हुआ है, आर का इस्तेमाल गलत है। जब अच्छा, देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का फिर से एक रूल कहता है कि सम ऑफ मनी, कितने भी पैसों की बात हो, आप $1 million की बात कर रहे हो, $10 billion की बात कर रहे हो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हो, या फिर ₹5 की बात कर रहे हो, वो हमेशा सिंगुलर रहता है। तो वो हमेशा आपको सेंस देगा प्लूरल का, लेकिन वो रहता सिंगुलर है। और सम ऑफ मनी इन पीरियड ऑफ टाइम, 5 years is a long window, 5 years are a long window, 5 years is a long window. Similarly, मान लीजिए I can't even wait for him for 5 minutes. Even that duration is too much, or even 5 minutes is too much for me. तो आप हमेशा sum of money और period of time, वो ड्यूरेशन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, 5 सेकंड का हो या 5 सालों का हो या 500 सालों का हो, हमेशा आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से आंसर सही था, लॉजिक उतना सही नहीं था, बट कोई बात नहीं, आपको फिर भी +5 मिलते हैं, बिकॉज यू स्टिल गेव मी द राइट आंसर। आते हैं 14th क्वेश्चन पे। अ क्योर फॉर दिस, सॉरी, अ क्योर फॉर द डिजीज
is desperately dashed by scientists around the world. A cure for the disease is desperately sought, being sought, is sought, will be sought. सो मीनिंग क्या होता है इसका? ओके, सीक पता है आपको? SEE के क्या मतलब होता है उसका? ढूंढना। मतलब शायद ढूंढना। हाँ, और सीक का पास्ट होता है सॉर्ट। SORT से कंफ्यूज मत होइएगा। SORT का वाला जो सॉर्ट होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना। मान लीजिए आपके पास, जब आप मोबाइल फोन में आप 10 एप्लीकेशंस को देखते हैं एक साथ, और उनको आप सॉर्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द साइज या फिर बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो वो वहां पर SORT वाला सॉर्ट होता है। जो सीक का पास्ट होता है वो होता है SOUGHT, सॉर्ट, ढूंढा। ढूंढा जा रहा है। ओके, अब इसका क्या एक कंटिन्यूअस में होना चाहिए और इसका होगा क्या कहते हैं, ऑप्शन ए। ध्यान से सोचिए। देखिए, इज के साथ वापस से इज नहीं आएगा और इज के साथ वापस से विल नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही आउट ऑफ द पिक्चर है। तो ऑप्शन बी होगा। ये पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। और देखिए, नहीं। अगर मैं इसका एक्टिव देखूं, अगर आपने सॉर्ट का इस्तेमाल कर दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक रेगुलर फिनोमेना है कि इस डिजीज का क्योर तो हर रोज ही ढूंढा जाता है या फिर एक रेगुलर इंटरवल पर ढूंढा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि ये एक रेगुलर फिनोमेना नहीं है। नहीं ये है। साइंटिस्ट इस पे अभी काम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये हमारा पैसिव फॉर्म है कंटिन्यूअस फॉर्म का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए, आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। वाइल डैश आईफिल टावर इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, many don't know dash history behind its construction. हालांकि आईफिल टावर एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट है। जो भी लोग घूमने फिरने वाले होते हैं, जो लोग भ्रमण के लिए जाते हैं, उनके लिए ये आकर्षण का एक केंद्र है, आकर्षण का एक बिंदु है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है डैश हिस्ट्री, इसके पीछे की जो कहानी है, इसके कंस्ट्रक्शन के पीछे की, इसकी जो इसको जो बनाया गया, उसके पीछे की जो कहानी है या हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ये कहना चाह रहा है हमारा स्टेटमेंट। अब बताइए मुझे कि आपके हिसाब से क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन डी। डी फॉर डेल्टा। ऑप्शन डी इट इज। देखिए, यहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज होकर क्या करेंगे कि आईफिल टावर है, प्रॉपर नाउन है, तो मैं इसमें तो आर्टिकल लगाऊंगा ही नहीं, या फिर आर्टिकल अगर लगाऊंगा भी तो एन लगा देता हूं। लेकिन जब कभी भी आप एक फेमस लैंडमार्क की बात करते हैं, जैसे ताजमहल, आईफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, या फिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसके तो नाम में ही खैर द है पहले से ही, तो उनके साथ आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। जब आप प्रॉपर नाउन का बेसिक आर्टिकल का रूल देखेंगे तो वो कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल कुछ एक केसेस में आता है। और वो एक्सेप्शन की लिस्ट इतनी लंबी है, जितनी लंबी की मतलब जितना शॉर्ट ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे रिवर्स का नाम हो गया, या वाटर बॉडीज का नाम हो गया, या माउंटेन रेंजेस के नाम में पीक के साथ नहीं होता। द माउंट एवरेस्ट गलत है, लेकिन द हिमालयाज वो सही है। द कंचनजंगा
गलत है, लेकिन जब आप द एल्प्स कहते हैं तो वो सही है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस हैं, और उसमें से ये फेमस लैंडमार्क वाला भी एक आता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। आपको इसके लिए मिलते हैं +5। और आइए देखते हैं अगला सवाल। फिर से आर्टिकल वाला है। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इवन व्हेन इट्स डिफिकल्ट। Honesty is the best policy, and honesty is the best policy, the honesty is the best policy, और कोई आर्टिकल चाहिए ही नहीं, वैसे ही सही है। मुझे इसमें लग रहा है नो आर्टिकल होगा। नो आर्टिकल इट इज। ये फ्रेज है, बहुत ही फेमस एक कोट है, जिसका मतलब होता है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी तरकीब है, तरीका है। हालांकि ये कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी honesty is the best policy। तो नो आर्टिकल इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला सवाल, ये मॉडल वर्ब पे है। She dash speak 3 languages ऑप्शन ए। fluently by the time she graduated। I'm sorry? इसका ऑप्शन ए होना चाहिए ना, कैन। Okay, ध्यान से देखिए। She dash speak 3 languages fluently by the time she graduated। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में बोल। जब तक उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। स्नातक की उपाधि हासिल करी, प्राप्त की, तब तक वो 3 अलग अलग भाषाओं में बहुत ही फ्लुएंट हो चुकी थी, या फिर बोल सकती थी, बोल पाती थी। बताइए। कुड होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, कुड इज द राइट आंसर। थोड़ा ध्यान से आपको देखकर करना है, आप ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते मिस्टेक्स करना यहाँ पर, क्योंकि पास्ट की बात आ गई। मैंने तो सीधा वो एक लाइन पढ़ लिया वहां तक, 3 लैंग्वेजेस, इसलिए मैंने कैन पहले बोल दिया। एग्जैक्टली, कुड को कैन का पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर आप अगर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बोलते हैं तब भी, या फिर पास्ट की कैपेबिलिटी की बात होती है तब भी। तो ये हो गया। सिमिलरली शैल का पास्ट शुड को बोला जाता है, विल का पास्ट वुड को बोला जाता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि बोला जाता है, जब आप नरेशन का पूरा चैप्टर देखेंगे, जहां पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना होता है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही शुरुआत अगर पास्ट से हुई है और आगे का सेंटेंस विल है, में विल है तो उसको वुड करिए, शैल है तो शुड करिए, मे है तो माइट करिए, कैन है तो कुड करिए। तो इस तरीके से सारी मॉडल्स भी वहां पर अपना फॉर्म चेंज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक पास्ट वाला सेंस है, शायद इसी वजह से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। 18th क्वेश्चन कहता है he spilled the beans about the surprise party। अब आपको बताना है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है पहले क्वेश्चंस में, आपके असेसमेंट्स में, जेएनयू के असेसमेंट पेपर में भी ये पूछा जा चुका है, और एनडीए में भी। तो आई डोंट नो, मैं पेपर्स निकाल कर जब देखना शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट हर दूसरे साल ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो बताइए, स्पिल्ड द बीन्स। ऑप्शन ए। accidentally revealed a secret, ruined the party। accidentally reveal a secret मतलब गलती से कोई सीक्रेट बता देना, कोई राज की बात बता देना। ruined the party का मतलब पार्टी को खराब कर देना, बर्बाद कर देना। helped decorate for the party, पार्टी के लिए सजावट करने में मदद करना, सहायता करना। और dropped the food on the ground, खाने को जमीन पर गिरा देना। तो spill the beans का मतलब होता है accidentally reveal a secret, या फिर simply revealing a secret। accidentally यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। 19th क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ध्यान से पढ़िएगा, फिर से मॉडल वर्ब पे है ये। अकॉर्डिंग टू द रूल्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस dash be turned off during the exam। can be turned off, could be turned off, must be turned off, should be turned off। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो यही मैं बार बार आपको कहता हूं, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा, आपको रूल में जब बता दिया गया है कि एग्जाम के दौरान आप
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर लाते हैं तो उनको आपको बंद रखना पड़ेगा। ये आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, ये आपको करना चाहिए, आपको कोई सजेशन या रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, कमांड दे रहा है आपको इसमें। ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए आपको मस्ट का इस्तेमाल करना होता है, और ये करेक्ट आंसर था। आइए देखते हैं 20th क्वेश्चन। माउंट किलिमंजारो इज डैश हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। एंड द नो आर्टिकल। ऑप्शन सी। क्यों भाई ऑप्शन सी क्यों? ए और एन तो होगा ही नहीं। ए और एन क्यों नहीं होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि इसमें सेंटेंस में है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो एक ही है ना जो सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए द। चलिए सही है। देखिए लॉजिक ये कहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो उसके साथ आप हमेशा द का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो हाईएस्ट है यहां पर, तो इस वजह से द का इस्तेमाल। और जो आपका लॉजिक है वो गलत नहीं है, लेकिन उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर बोले तो वो आंसर होगा। चलिए 20th क्वेश्चन के लिए भी +5। और एक बार मैं देख लूं मैंने सारी मार्किंग कर दी है या नहीं। ओके, आपको फिर से एरर ढूंढना है। शी बोरोड माई बुक बट नेवर रिटर्न इट बैक टू मी। नो एरर का भी चॉइस है। उसने मेरी किताब मुझसे मांगी लेकिन मुझे कभी वापस नहीं लौटाई। ये है सेंटेंस का मीनिंग। ऑप्शंस है शी बोरोड माई बुक बट नेवर रिटर्न इट बैक टू मी। 3 अलग अलग ऑप्शंस है। अगर आपको लगता है तो आप ऑप्शन डी को ही चूज कर सकते हैं। नो एरर भी एक ऑप्शन है। और ये बहुत ही कॉमन एरर है, तो मैं बता दूं आपको एरर है इसमें। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि एरर है और ये बहुत कॉमनली लोग बोलचाल की भाषा में भी और अपने लेखन में भी इस तरह की इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद कई बार लोगों को देखा हुआ है इस्तेमाल करते हुए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना। ओके, तो जब रिटर्न का मतलब पहले से ही वापस करना होता है तो उसके नेवर साथ बैक टू मी का इस्तेमाल क्यों हम करेंगे? सॉरी बैक टू। रिडंडेंसी हो गई। गेव इट बैक टू मी अगर होता यहाँ पर तो वो सही होता। शी बोरोड माई बुक बट नेवर गेव इट बैक टू मी, तो वो सही होता। लेकिन रिटर्न का मतलब ही क्योंकि वापस देना होता है तो इस वजह से बैक टू मी का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है बैक टू मी, इसको पूरे को उड़ा दीजिए और फिर भी आपका सेंटेंस इंटैक्ट रहेगा, मीनिंग इंटैक्ट रहेगा। तो इस वजह से जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम है, ऑप्शन सी में है। सी में था। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं अगला सवाल। हाँ, देखिए फिर से फ्रेजल वर्ब आ गया। आई नीड टू डैश द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन द डिक्शनरी। मुझे उस शब्द का मीनिंग, मुझे उस शब्द का अर्थ डिक्शनरी में क्या करना पड़ा? लुकअप करना पड़ा, लुक आफ्टर करना पड़ा, लुक इनटू करना पड़ा, या फिर लुक डाउन करना पड़ा? लुक इनटू। ओके, लुक इनटू इज द रॉन्ग आंसर। मैं बताता हूं कैसे। लुक अप का मतलब होता है ढूंढना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना। जैसे अगर कोई केस की बात चल रही है तो वहां पर अगर आप बोलेंगे कुड यू प्लीज लुक इनटू इट, या फिर मान लीजिए कोई एक डिमांड आया है और आप उस डिमांड को नहीं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप उस डिमांड को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने मैनेजर के पास जाते हैं, बोलते हैं कुड यू प्लीज लुक इनटू दिस। मतलब ये कि आप इसको जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मीनिंग देखने से मतलब नहीं है, आप उसको अच्छे से समझना या इन्वेस्टिगेट करना, उससे रिलेट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया लुक इनटू। और लुक डाउन किसी को नीचा दिखाने वाले सेंस में होता है कि बॉस तुम्हारा प्रोफेशन बहुत
नीचा है, तुम बहुत नीचे हो, तो उसको कहा जाता है लुक डाउन। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन लुक अप। ठीक है। गिव मी जस्ट अ फ्यू सेकंड्स हियर। तो 22 क्वेश्चंस हो चुके हैं और लगभग 40 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। 23वां सवाल देखते हैं। जॉन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली on the holiday, at the holiday, in the holiday, during the holidays. ऑप्शन ए। ओके, देखिए हॉलीडेज और वेकेशन दोनों समानार्थी शब्द बेशक हैं, लेकिन आप ऑन अ हॉलीडे नहीं कहते हैं, ठीक। ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ड्यूरिंग द हॉलीडे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता। 24th क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट वर्ब टेंस इस्तेमाल करना है। शी डैश द मूवी ऑलरेडी, सो वी कैन गो टू ओके, गो फॉर द डिनर ना होना चाहिए था यहाँ पे, तो सेंटेंस में भी गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं। तो कहना ये चाह रहे हैं कि मूवी खत्म हो चुकी है, अब हम खाना खाने के लिए जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ, तो she has seen the movie already, she saw the movie already, she sees the movie already, she will see the movie already. She has seen the movie already. Okay, +5। देखिए जब कभी भी, एक तो पहले ही आपको ये पता चल चुका है कि यहाँ पर एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम होने वाला है, और ऐसे में अगर ये पास्ट में होता है तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ, उसका रिजल्ट अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो उस केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। और आखिरी और सबसे बेसिक तरीका जो इस सेंटेंस में काम करेगा, अगर आपने ऑलरेडी, येट, नेवर, एवर, तो इस तरह के जब भी एडवर्ब्स देख लिए सेंटेंस में, तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल या फिर परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर हैज सीन इज द राइट आंसर। आपको मिलते हैं +5। 10 और 11 और सवाल है, आइए देखते हैं फटाफट से। आपको इस सेंटेंस में एक इडियम का इस्तेमाल हुआ है जो है ब्लोइंग स्मोक। आपको बताया जा रहा है कि उस इडियम का मतलब बताना है। यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर। आप जो भी सुनते हैं उन सब पे भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। समटाइम्स, कभी कभी, पीपल आर जस्ट ब्लोइंग स्मोक। लोग बस धुआं उड़ाते हैं। अब यहाँ पर धुआं उड़ाने का मतलब क्या है? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इस वजह से आपको बताना है। एड फ्यूल टू द फायर, स्पीक ट्रूथ, स्पीक नॉनसेंस, स्मोकिंग सिगरेट्स। ऑप्शन सी लग रहा है मुझे। ऑप्शन सी इट इज। लोग बस ऐसे ही बेवजह की बातचीत करते रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है, इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में ब्लोइंग स्मोक का मतलब हो रहा है किसी के बारे में ऐसे ही बेफजूल की बातें करना। एड फ्यूल टू द फायर होता है किसी भी एक बैड सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देना, और भी ज्यादा वर्स कर देना, बैड टू वर्स। स्पीक ट्रूथ, सच बोलना। स्मोकिंग सिगरेट्स तो ऑब्वियसली कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है हमारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का। ब्लोइंग स्मोक और स्मोकिंग सिगरेट्स ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो तो हो नहीं सकता। 26 क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम ऑफ थ्रिफ्टी, abundant, wasteful, careful, generous. इसका ऑप्शन बी, वेस्टफुल। ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा फिर से, क्योंकि जो ये इस तरह के सवाल आते हैं ना, ये इसमें याद रखने के अलावा कोई चॉइस है नहीं। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो पैसों को लेकर बहुत केयरफुल रहता है। अब इसको कंजूस से मत लिंक करके देखिएगा। कंजूस एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। अबंडेंट, जिसके पास बहुत सारा इनफ एंड मोर रिसोर्सेस हो, तो वहां पर आप अबंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टफुल, जो बर्बादी करता हो। केयरफुल,
जो पैसों को लेकर ध्यान रखे। तो क्वाइट लिटरली यहाँ पर जो थ्रिफ्टी का मीनिंग है वो मीनिंग ही केयरफुल विद मनी होता है। तो इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस होगा। फिर से क्वेश्चन टैग, ऑल हिज फ्रेंड्स कुड स्पीक फ्रेंच। Can't they, couldn't they, can he, couldn't he? All his friends could speak French. सभी दोस्त बोल सकते Sorry? हैं। मैं वैसे ही बात कर रहा था अपने से। तो उसके सारे जो मित्र हैं, उसके जो सारे दोस्त हैं, वो सभी फ्रेंच बोल पाते हैं, बोल सकते थे। कुड है यहाँ पर इस वजह से। तो अब बताना है आपको, कांट दे, कुडंट दे, कैन ही, कुडंट ही, इनमें से कौन सा टैग आप इसमें? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके, एंड दैट इज द रॉन्ग आंसर। देखिए, जब आपका इस सेंटेंस में कुड आया है तो आपके मूड, आपके टैग में कैन क्यों आएगा? couldn't they would be the right choice, the right answer. I think the 28th question. The scientist conducted an experiment to test his theory, idea, hunch, guess. जो वैज्ञानिक था उसने अपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या टेस्ट करने के लिए? अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए, अपने हंच को टेस्ट करने के लिए, या अपने गेस को टेस्ट करने के लिए? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि साइंटिस्ट पहले थ्योरीज लिखते हैं, थ्योरी पे काम करते हैं, और उसके बेसिस पे वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया करते हैं, आइडियाज पे नहीं। आइडिया वो मोस्ट बेसिक स्टेप होता है कि अच्छा ये एक सोच है, लेकिन उस सोच को भी पहले वो पेपर पे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये डुएबल है या नहीं। अगर उनको लगता है कि ये डुएबल है तो उसी केस में वो थ्योरी पे काम करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट तक जाते हैं। हंच एक ऐसा वर्ड है जो एक इंट्यूशंस की बात करते हैं आप, और ये इंट्यूशन किसी भी चीज को लेकर, जब मान लीजिए कोई क्राइम हुआ तो ये किसने किया होगा, तो जब आपको लगता है कि नहीं, होना हो कल्प्रिट यही है, तो उसको हंच कहेंगे। और ये हंच और गैस काफी हद तक समानार्थी हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये कल्प्रिट होना चाहिए या फिर ये आंसर होना चाहिए, तो आप गैस करते हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। अब देखिए, ये चार बड़े बड़े से स्टेटमेंट्स आ गए, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट वाला ढूंढना है। नीदर ऑफ द गर्ल्स वर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द पार्टी, नन ऑफ द गर्ल्स वर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द पार्टी, बोथ द गर्ल्स weren't interested in going to the party, every one of the girls were interested in going to the party. बताइए, क्या लगता है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? आपको चारों को ध्यान से देखना है और करेक्ट वाला बताना है मुझे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय। हाँ। ओके, देखिए, नन, ईच, एवरी, इन सब के साथ आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। तो नन ऑफ द गर्ल्स was interested in going to the party, अगर ये होता सेंटेंस तो ऑप्शन बी सही होता। और उसी पैटर्न पे neither of the girls were interested in going to the party, neither आ गया तो उसके साथ आप हमेशा was का इस्तेमाल करते हैं। और every one of the girls is incorrect phrasing anyways, और उसके साथ वर का इस्तेमाल हुआ है तो वो भी गलत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ द गर्ल्स weren't interested. All, both,
जब कभी भी इस तरह के आप इन्फिनिट प्रोनाउन, सॉरी बोथ में तो दो का सेंस आता है, लेकिन ऑल जैसे हो गया, तो उसके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप ऑल की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ऑल और बोथ में आप हमेशा प्लूरल का ही इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का भी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन 30 आ गया। She decorated the room with a dash of colorful balloons. A bunch of colorful balloons, a herd of colorful balloons, a pack of colorful balloons, or a pride of colorful balloons. ऑप्शन ए। Option? ए। Option A it is. तो यहां पर आपको मिलते हैं +5 और मैं पहले मार्किंग कर देता हूं। अ बंच ऑफ कलरफुल बलून्स का मतलब गुब्बारे का एक एक बंच बनाकर, या फिर बहुत सारे गुब्बारों का बंच बना के, गुच्छा बनाकर, जैसे अंगूर का बंच होता है। हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल होता है, हर्ड ऑफ शीप होता है, पैक ऑफ वुल्व्स होता है, और प्राइड ऑफ लायन होता है। तो इस वजह से ये तीनों तो कहीं से भी सही नहीं हो सकते बलून्स के सेंस में, तो बंच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। क्या 31st क्वेश्चन, they are expecting a shipment to arrive any minute now. वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शिपमेंट, या जो उनका आने वाली डिलीवरी है, वो किसी भी समय पहुंच सकती है। बताइए, नो एरर का भी चॉइस है। दे आर एक्सपेक्टिंग अ शिपमेंट एनी मिनट नाउ। नो एरर है क्या इसमें? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इट इज, इसमें कोई एरर है ही नहीं। आइए देखते हैं अगला सवाल। He's visited many countries already. Isn't it? Hasn't he? Doesn't he? Didn't he? डजंट ही। Doesn't he? Option C. हाँ। ओके। जब आप कहते हैं he apostrophe s visited many countries already, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन he apostrophe s में किस चीज का हुआ है? वो बहुत सारी देशों घूम चुका है। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन हाँ। मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूं। इसको मैं he is लिख सकता हूं, या फिर he has लिख सकता हूं। इन्हीं दोनों में से हम्म। कोई एक होगा। हम्म। अब यहां पर he is visited गलत है, क्योंकि इसके साथ जब ईडी आ जाता है तो वो पैसिव फॉर्म में बेशक हो सकता है, लेकिन ही इज विजिटेड, ऐसा लगता है कि उसको विजिट किया गया, बहुत सारी देशों ने उसको विजिट किया। तो यहाँ पर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पर, वो हुआ है ही हैज है का। इसके। हाँ। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हैजंट ही। डजंट ही। तो ये हो गया आपका 31st क्वेश्चन, सॉरी 32nd क्वेश्चन। 3 और क्वेश्चन हैं आपके पास अपना स्कोर बेहतर करने के लिए। कंप्लीट करना है आपको सेंटेंस। इफ आई हैड नोन इट वुड रेन, आई डैश ब्रॉट एन अम्ब्रेला। I had brought an umbrella, I would have brought an umbrella, I will have brought an umbrella, I should have brought an umbrella. If I had known कंडीशनल है, और ये भी थर्ड कंडीशनल है। ये हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था, तो आंसर तो ये फटाक आना चाहिए था। ऑप्शन डी। Option A it is. I would have brought an umbrella. कोई बात नहीं।
देखिए कंडीशनल्स में आप हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं आगे जाके। मिक्स्ड कंडीशनल्स में कभी कभी आप शुड का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वुड का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पर आई वुड हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला होना चाहिए, और ये याद रखना भी जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार पूछता हूँ आपसे, याद रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी हमने किया हुआ था। 34th क्वेश्चन, आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना है। द टीचर हैज एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स ऑलरेडी। अब बताइए, the concept was explained by the teacher to the students already. The students explained the concept to the teacher. The concept has already been explained to the students by the teacher. The explanation of the concept happened. It just happened. जो ऑप्शन सी। exactly यहाँ word order perfect है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो अश्वित को लग रहा है कि ऑप्शन सी होना चाहिए था। अब देखते हैं, हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसका जो पैसिव फॉर्म होगा वो हैज बीन के साथ होगा। अब पहले वाले में वॉज आ गया तो वो नहीं हो सकता। एक्सप्लेन, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब को ही उड़ा दिया तो ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट वाले में भी हमने एक तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल दिया और काफी सारे वर्ड्स को खा गए, और ये एक्टिव टू पैसिव में ये कभी नहीं करना होता है। और हैज बिन का इस्तेमाल हमारे ऑप्शन सी में हुआ है, तो इस वजह से अश्वित को मिलता है +5। और आखिरी सवाल अश्वित आपके लिए, कंप्लीट द प्रोवर्ब। आपको ये कहावत को पूरा करना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन ... क्यूरियस, वाइज, वेल्दी, स्लीपी। समय पर सोना और जल्दी जाग जाना एक इंसान को क्या बनाते हैं? क्यूरियस बनाते हैं, वाइज बनाते हैं, वाइज मतलब बुद्धिमान, वेल्दी बनाते हैं, पैसे वाला बनाते हैं, या फिर पूरा टाइम उसको नींद आती रहती है, स्लीपी बनाते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इट इज। आपने वेल्दी क्यों नहीं चूज करा? क्योंकि जो कहावत है उसमें तो पूरा ही बोला जाता है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। देखिए, जब कभी भी डॉट 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 का इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आखिरी वर्ड चाहिए। तो आखिरी वर्ड वाइज है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं। आज का स्कोर जानना चाहेंगे आप? बिल्कुल। ओके, आज बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने काफी अच्छा कर रहे थे, आप शुरुआत में काफी अच्छा कर रहे थे, और मुझे लगा नहीं था कि आप इतना बढ़िया करेंगे, लेकिन बाद में जो क्वेश्चंस रिपीटेड थे, जो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ था, उनमें जाकर आपने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी, जिसकी वजह से आपका टोटल आज बना 91। टोटल पॉसिबल स्कोर था 175, आपने स्कोर किया 91। अब इसमें से मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि आपके कितने सारे करेक्ट आंसर्स थे और कितने सारे इनकरेक्ट। एक बार मैं फिल्टर लगा लूं, तो आपने जो टोटल करेक्ट आंसर किए 35 में से, वो थे 21 और 14 रॉन्ग आंसर्स थे, तो टोटल स्कोर आपका होता है 91। वेल, नॉट बैड, लेकिन बस ये ध्यान रखना है अश्मित कि अगर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, हमें इस रिगर को और स्ट्रांग करना है और ज्यादा तेज करना है, कम नहीं करना है। और सीखी हुई चीजों को बार बार भूलते रहने से ये कभी नहीं हो सकता। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको कैसे हम प्रैक्टिस कर पाए, जिससे कि आपकी पहले की सीखी हुई चीजें बिल्कुल स्ट्रांगली जहन में रहे। चलिए, आज का सेशन ये करते हैं खत्म। सेशन लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर एंड इट्स टाइम फॉर अस टू गो टू बेड आफ्टर द डिनर। वो लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या था? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. So let's become healthy, wealthy and wise. So time to drop off. लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही। Till then, take care of yourself and keep learning.